Transplantation immunology is a very important branch of immunology. It deals with all the transplantation, particularly tissue transplantation. जब सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ ऑर्गन या टिश्यूज़ होगा, मींस के ट्रांसप्लांटेशन होगी, इट वुड बी टर्म्ड एज ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी. बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या ग्राफ्ट कर रहे हैं. तो इस इम्यूनोलॉजी की ब्रांच को हम ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी के अंडर कंसीडर करेंगे. अब ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी में क्या है कि कोई भी ऑर्गन है या कोई टिश्यू है जिसकी हमने ग्राफ्टिंग की है, वो किसी और इंडिविजुअल से आ रहा है. तो अब किसी एक अगर इंडिविजुअल में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस इंडिविजुअल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो किस तरह से जनरेट होगा, इम्यून सिस्टम उसको किस तरह से लेगा, ये चीज़ें जो जानना ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स अगेन ट्रांसप्लांट. इसमें सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन को डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है. अब ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत क्यों कब पेश आती है? जब बॉडी के अपने सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन सही तरीके से काम करना छोड़ दें या सही काम ना करें, तो ज़रूरत इस बात की आती है कि किसी और इंडिविजुअल की बॉडी से सेल, टिश्यूज़ या ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए. तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पेश आती है. ट्रांसप्लांटेशन के इस प्रोसेस में दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे. एक पर्सन तो वो होगा जो डोनर होगा, जो टिश्यू, सेल या ऑर्गन को डोनेट कर रहा होगा, और एक होगा रिसिपिएंट, नाम से ज़ाहिर है जो रिसीव कर रहा होगा. अब आ जाती है बात कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. तो इसमें सबसे पहली फॉर्म जो ट्रांसप्लांटेशन की है वो है आइसोग्राफ्ट. आइसो का मतलब है सेम और ग्राफ्ट का मतलब है ट्रांसप्लांटेशन. इसका मतलब है कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है जो बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप होगी. और सेम जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल कौन से होंगे? जो आइडेंटिकल ट्विन्स हो सकते हैं. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आइसोग्राफ्ट मीन्स कि किसी एक इसमें से एक इंडिविजुअल डोनर हो जाएगा और एक इंडिविजुअल रिसिपिएंट हो जाएगा, और ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, मीन्स कि इनके जेनेटिक मेकअप सेम है. दूसरी फॉर्म ट्रांसप्लांटेशन की है ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट में बेसिकली होता क्या है कि एक ही इंडिविजुअल होता है और उसी का ही कोई सेल या टिश्यू लेकर उसी के ही बॉडी पार्ट में कहीं पे उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाती है. इसमें मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की. उसमें बेसिकली क्या होता है कि स्कल की बैक साइड से कुछ हेयर्स लेकर आगे अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है कि तो सर के अगले हिस्से पे यूजुअली ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाती है. तो इसको ऑटोग्राफ्टिंग की कैटेगरी में हम इंक्लूड करेंगे. अब एक और फॉर्म है ट्रांसप्लांटेशन की, वो है एलोग्राफ्ट. एलो का मतलब है चेंज और ग्राफ्ट मीन ज़ाहिर ट्रांसप्लांटेशन. इसका मतलब है कि ये ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है जो वन पर्सन टू अदर हो रही है, जो कि एक नॉन आइडेंटिकल पर्सन है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर से एक्सप्लेन किया गया है कि एक इंडिविजुअल जो डिफरेंट है उसको एक नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल में कोई जो है ऑर्गन, टिश्यू या सेल को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उसको हम एलोग्राफ्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे. एक और फॉर्म है ट्रांसप्लांटेशन की है जो है जीनोग्राफ्ट. जीनो मीन्स डिफरेंट ओरिजिन के जो हों, और ग्राफ्ट मीन ट्रांसप्लांटेशन में ये ऐसी ट्रांसप्लांटेशन है जो अक्रॉस द स्पीशीज़ होंगी. मीन्स के अब जैसे यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे एक ह्यूमन है और एक मंकी है, मीन्स के अब स्पीशी डिफरेंस आ गया है. ये अक्रॉस द स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो ट्रांसप्लांटेशन हम कर रहे हैं उसको हम जीनोग्राफ्टिंग की जो है कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे. अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि इम्यून सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसप्लांटेशन. के इम्यून सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसप्लांटेशन में, क्योंकि इम्यून सिस्टम का क्या काम है कि उसने फॉरेन जो थिंग्स हैं उनको, या नॉन सेल्फ जो थिंग्स हैं उनको रिकग्नाइज करना. तो दैट्स वाई. और लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली किसी और इंडिविजुअल के सेल्स या टिश्यू लेकर किसी और इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने भी फॉर्म डिस्कस किए. तो इट्स मीन कि वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है अपना रोल प्ले करेगा इन दैट फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इम्यून के जो है इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ बैरियर फॉर ट्रांसप्लांटेशन.
क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है जो सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन बाकी सारी फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में जैसे आपने देखा सिवाय ऑटोग्राफ्ट के वो जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर जो रिसिपिएंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फ़ौरन कंसीडर करेगा, कभी भी सेल्फ कंसीडर नहीं करेगा और उसके ख़िलाफ़ जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट करेगा। ना ही जो है सेल्स जो है उनके ख़िलाफ़ टॉलरेंस जो उस रिसिपिएंट के इम्यून सेल्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है टॉलरेंस डेवलप नहीं करेंगे। तो अगर तो टॉलरेंस डेवलप कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करता तो ज़ाहिर इम्यून सिस्टम जो है इट विल बी एक्ट एज अ बैरियर फॉर ट्रांसप्लांटेशन। इसके लिए हाँ, अगर ऐसी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है तो उस केस में ज़ाहिर इम्यूनो सेपरेशन हमें करवानी पड़ेगी या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसप्लांटेशन ऐसे इंडिविजुअल्स के दरमियान हो जो जिनका जेनेटिक मेकअप काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हो, मिलता जुलता है, जो ज़्यादातर सिबलिंग्स के केस में हो सकता है। और यही वजह है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगेन जो है ट्रांसप्लांटेशन। अब फर्दर क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन को आइडेंटिफाई एज अ फॉरेन एंड माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स और अल्टीमेटली क्या होगा, डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ ट्रांसप्लांटेटेड टिश्यू होगा। ज़ाहिर है ये किस केस में होगा, जब जो रिसिपिएंट की जो बॉडी है उसने डोनर के किसी सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन को सेल्फ कंसीडर नहीं किया, फॉरेन कंसीडर किया है और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहेंगे ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन अकर होगी अगेंस्ट द डोनर टिश्यू और ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इम्यून रिस्पॉन्स की अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। एक और केस है इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन ऑन ग्राफ्टेड टिश्यू। मींस के जो डोनर है वो ग्राफ्टेड टिश्यूज़ में जो फॉरेन एंटीजन है उन्हें रिकॉग्नाइज करे और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर दे। फॉर एग्जांपल जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट माउस एंड माइस आर बीइंग देयर विच आर एक्टिंग एज डोनर रेसिपिएंट। अगर आप यहाँ पे देखें होस्ट ए और डोनर और रेसिपिएंट होस्ट ए ये सिमिलर है और जो ग्राफ्ट है वो एक्सेप्टेड में आ रहा है। और अगर आप इधर इस में देखें तो होस्ट बी जो है वो होस्ट ए से डिफरेंट है और जब इनके दरमियान ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड अगेंस्ट और दिस वुड बी टर्म्ड एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। मीन्स के ग्राफ रिजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने की वजह से क्या होगा, वो जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपका पूरा मकसद क्या था, ट्रांसप्लांटेशन करने का मकसद क्या था कि आप क्यों कर रहे थे कि एक जो था एक ऐसा ग्राफ्ट जो अपना काम नहीं कर रहा था एक इंडिविजुअल के दरमियान, तो आपने सोचा कि ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाए और जो एक बिल्कुल सही ऑर्गन है उसको ग्राफ्ट कर दिया जाए। तो ग्राफ्ट कर दिया जाए ताकि जो है जो भी रेसिपिएंट इंडिविजुअल था उसकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक तरह से चलने लग जाए। लेकिन ग्राफ्ट रिजेक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि ग्राफ्ट ही जब आपका डैमेज हो गया तो आपका ये जो पूरा मकसद है ट्रांसप्लांटेशन करने का वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि जो होस्ट है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और उसने जो डोनर है उसके टिश्यूज़ को जो है वो फॉरेन कंसीडर किया है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो इससे बरक्स आ गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई है, जो रिसिपिएंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है या इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना हेल्दी नहीं है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो डोनर का टिश्यू आ रहा है वो जो रिसिपिएंट के टिश्यू या सेल्स हैं उनको फॉरेन कंसीडर करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। हेयर इन बोथ ऑफ दिस कंडीशन यू कैन सी दैट ग्राफ्ट इज़ एक्सेप्टेड एज वेल एज ग्राफ्ट इज़ रिजेक्टेड। ये चीज़ बड़ी क्रिटिकल है इस चीज़ को समझने के लिए। और इसमें जो होस्ट एंटीजन है इट वुड सर्व एज फॉरेन। इस केस में क्या हो रहा है कि जो होस्ट जो है रिसिपिएंट है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो जो डोनर है वो उसकी एंटीजन को जब वो जाएगा रिसिपिएंट के अंदर डोनर का जो भी ऑर्गन वो एज अ फॉरेन उसको कंसीडर करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा।
अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। अब हमें पता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन एक्ट एज अ बैरियर करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स क्यों बैरियर के तौर पे एक्ट करेगा? क्योंकि जो टिश्यू या फिर जो सेल्स हैं या ऑर्गन हैं, दे वुड कैरी सर्टन काइंड ऑफ एंटीजन जिनको हम ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन कहेंगे। यही इन्हीं एंटीजन की बेस पे जो है इम्यून रिस्पॉन्स बैरियर के तौर पर एक्ट करेगा, और इन एंटीजन को हम MHC मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या इसका दूसरा नाम है वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन भी हो सकता है। और हमें पता है कि जो मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कम्प्लेक्स है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि ये टिश्यू कम्पेटेबिलिटी में ये ऐसी प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस हैं जिनका टिश्यू कम्पेटेबिलिटी में मेन रोल है। तो ये वही एंटीजन है जिनका टिश्यू कम्पेटेबिलिटी में मेन रोल हो सकता है, विच कुड एक्ट एज अ नॉन सेल्फ एंटीजन जब हम इसे दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करें। ये जो MHC है ये कम्प्लेक्स के तौर पे एक्ट करता है एंड एनकोडेड बाय ग्रुप ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, और इसको हम हैप्लोटाइप कहेंगे। ये जो जीन है ये बेसिकली are in fact responsible to influence allografting rejection. Allograft rejection means कि हम ऑलरेडी ये ट्रांसप्लांटेशन की फॉर्म पढ़ चुके हैं, जिसमें ये जो ग्राफ्टिंग ट्रांसप्लांटेशन है ये हो रही है बिटवीन नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। और ये MHC की जो क्लासेस है उसके बारे में भी हमें क्लियर है कि देयर इज़ क्लास 1 MHC एंड क्लास 2 MHC। अब थोड़ा सा जो इंट्रो है क्लास 1 MHC का वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि जो क्लास 1 MHC की जो जीन्स उसे कोड करती हैं वो ग्रुप के फॉर्म पे प्रेजेंट है और सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम हैप्लोटाइप का नाम देते हैं। ये क्लास 1 और क्लास 2 बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लोसाई। लोसाई मीन्स कि ऑन लोकेशंस जहाँ जहाँ जो हैं ये जीन्स MHC के प्रेजेंट हैं, दिस इज़ लोकस B, C एंड A। और ये जो लोकस हैं, ईच ऑफ दीज मेजर लोकस ये अनकोड करते हैं फॉर पॉलीपेप्टाइड फॉर MHC स्ट्रक्चर। और इनके अंदर क्या है, एक अल्फा चेन है जिसके अंदर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है। यहाँ पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की जो साइट्स हैं, जो जहाँ पे एंटीजन ने डिटर्मिन होना है, जहाँ पे एंटीजन ने आके आइडेंटिफाई करना उस प्लेस को, इट इज़ अनकोडेड बाय द अल्फा चेन। और क्लास 1 में जो लोसाए हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये BCA डिफरेंट लोसाए हैं जो क्लास 1 MHC के साथ एसोसिएटेड है। अब अगर हम क्लास MHC1 का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ये पोलीमॉर्फिक है, मीन्स कि इसकी मैनी फॉर्म है। और वो मैनी फॉर्म्स क्यों है? क्योंकि इट कंटेन मैनी एलील्स ऑफ अल्फा चेन, और इसकी वजह से डिफरेंट जो अल्फा चेन्स हैं, अल्फा 1, 2 और अल्फा 3 हमारे सामने आती हैं, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो डिफरेंट लोकस हैं, लोकस B, C, A, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन इस पोलीमॉर्फिक ऑफ क्लास 1 MHC उसको ओरिजिनेट करने के लिए। अब हमें पता है कि जो MHC क्लास 1 का स्ट्रक्चर है उसमें बीटा 2 चेन भी है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, बीटा 2 चेन भी है। इसको अनकोड जो है वो लोकस BCA नहीं कर रहे, बल्कि इट इज़ अनकोडेड बाय आउटसाइड ऑफ क्लास 1 MHC हैप्लोटाइप। और फर्दर जो बीटा चेन है इसका रोल है इन एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 1 MHC ऑन द सेल सरफेस। ज़ाहिर है हम जो है एंटीजन की प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन का तरीका पढ़ चुके हैं वाया क्लास 1 MHC। तो ये जो है ये अल्फ़ा और बीटा चेन मिल के जो क्लास 1 MHC है उसका ओवरऑल फंक्शन जो है उसको सपोर्ट करती हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि बीटा 2 चेन अगर नहीं होगी तो ये जो क्लास 1 MHC हैं ये ल्यूकोसाइट या मैक्रोफेजेस की सरफेसेस पे नहीं आ सकेंगी। अगर बीटा 2 चेन का जो रोल है, जैसे अल्फ़ा 1 का अगर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, बीटा 2 का भी है, लेकिन बीटा 2 का एक एडिशनल रोल ये भी आ गया कि वो एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 1 MHC करवाएगा ऑन द सेल सरफेसेस। अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है बीटा 2 चेन में तो इसकी एक्सप्रेशन जो है वो सेल सरफेसेस पे क्लास 1 MHC की वो पॉसिबल नहीं होगी।
अगर क्लास 1 MHC का जो एक्सप्रेशन सेल सरफेसेस पे नहीं होगा देन देर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट CTLs, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लास 7 MHC है उसने एंटीजन को प्रेजेंट करवाना है ऑन द सेल सरफेसेस विद द हेल्प ऑफ विद साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जिनको CD8 भी कहा जाता है। ओवरऑल हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो अगर सिर्फ एक बीटा 2 चेन है, अगर उसका डिफेक्ट आ रहा है तो उससे ओवरऑल MHC के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। फिर फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 2 MHC के स्ट्रक्चर से रेलिवेंट। ये जो क्लास 2 MHC है ये भी अनकोडेड बाय द जीन फॉर ह्यूमन MHC विच आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम 6। और स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लोसाई, वो लोकेशन क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे DP, DQ, DR, जो हमने पिछली डायग्राम में भी डिस्कस यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम याद हो, यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्लास 2 की जो लसाएँ हैं DP, DQ, DR जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये जो लसाएँ हैं ये कोड करते हैं फॉर 1 अल्फ़ा एंड 1 बीटा चेन, और ये जो बोथ ऑफ द अल्फ़ा एंड बीटा चेन है ये एसोसिएटेड टुगेदर हैं टू फॉर्म क्लास 2 MHC का स्ट्रक्चर। इसी लाइकवाइज क्लास 1 एंड क्लास 2 एंटीजन ये दोनों ही पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, मीन्स के मैनी फॉर्म इनमें होती हैं। इसका मतलब है कि दे कंटेन मैनी एलील्स ऑफ अल्फ़ा चेन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन। और DR जो लोकस है कंटेन मोर देन 1 बीटा चेन जीन एंड पॉसिबली 4 इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो ये जो है क्लास 2 से रेलिवेंट चीज़ें होगी। और जो क्लास 2 MHC है इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन B लिम्फोसाइट एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर से रेलिवेंट है ये उसकी समरी होगी, इससे रेलिवेंट डिटेल में जो है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। दिस इज़ द बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह लें टू ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के। अब नेक्स्ट चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट ट्रांसप्लांट किस तरह से इम्यून रिस्पांस स्टिमुलाई होगा या इंड्यूस होगा अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेशन। इसमें ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स का टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ ट्रांसप्लांट एंटीजन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि जो ट्रांसप्लांट किया जाता है सेल्स और टिश्यूज़ को, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और फर्दर जो इम्यून रिस्पांस है वो जनरेट होता है अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेटेड टिश्यूज़ के। और अगर रिजेक्शन हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसको ज़ाहिर है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की टर्मिनोलॉजी के अंदर डाल दिया जाएगा। अब बेसिकली इम्यून रिस्पांस कैन बी ऑफ 2 टाइप ऑन द काइंड ऑफ टिश्यू रिजेक्शन। अगर टिश्यू रिजेक्शन हो रही है तो इम्यून रिस्पांस 2 तरह का हो सकता है, इसको थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस भी किया है। अब इसमें जो पहली टाइप आ जाती है वो होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन है। बेसिकली इस टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में क्या हो रहा है कि जो एंटीजन्स जो ग्राफ्ट के ऊपर जो ऑर्गन की सरफेस पे प्रेजेंट है, जो इसको जब हम रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो रिसिपिएंट या होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी। और जो दूसरी काइंड है वो इसके उस केस में क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन में इसमें क्या है, जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं इन ग्राफ्ट, जो ग्राफ्ट के लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं जब वो किसी होस्ट में जाएंगे, रिसिपिएंट जब में जाएंगे होस्ट इम्यून सिस्टम में, वो उस बेसिकली उस पहले केस में क्या हो रही थी कि जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से रिजेक्शन हो रही थी। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि रिजेक्शन किस वजह से हो रही है, ग्राफ्ट के ऊपर जो एंटीजन है बेसिकली उस वजह से जो है रिजेक्शन हो रही है। ये जो दोनों ही केस में चाहे जो रिजेक्शन है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम की वजह से हो रही हो या फिर ग्राफ्ट के एंटीजन की वजह से हो रही हो, दोनों ही केस में जो है टिश्यू रिजेक्शन अकर होगी इम्यून रिस्पांस के माउंट होने की वजह से। और ये जो रिजेक्शन है ये बेस करिए 2 चीज़ों पे, एक है कि जो एंटीजन्स हैं जो टिश्यूज़ पे प्रेजेंट है, ऑर्गन पे प्रेजेंट है, उनकी नेचर क्या है। और दूसरी चीज़ है कि होस्ट का इम्यून स्टेटस क्या है, आइदर जो होस्ट है वो इम्यूनो कम्पिटेंट है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है।
फिर फर्दर ये है कि इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट वेज से मीडिएट होता है। सबसे पहला जो वे है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है थ्रू इन्फ्लेमेटरी सेल्स के इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस जो है वो ओरिजिनेट होगा इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में। अब इसमें बेसिकली क्या है, ये टिश्यू जब एंटीजन को प्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो ओरिजिनेट होगा। इसके नतीजे में जो साइटोकाइंस रिलीज होंगे वो इन्फ्लामेशन काज करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा निट्रिक ऑक्साइड जो है साइटोकाइंस रिलीज होंगे और जो है इन्फ्लामेशन कॉज करें। तो इस तरह से एक इम्यून रिस्पॉन्स की इंडक्शन हो रही है। अब दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ऑफ ग्राफ्ट, इनकी वो एंटीजन एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही है, विच लेड टुवर्ड्स द कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस ऑफ ग्राफ्ट। कम्प्लीमेंट ज़ाहिर है कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा और इसके नतीजे में जो ग्राफ्ट की है वो लाइसिस ब्रेक डाउन हो जाएगी या हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो होस्ट है उसकी एंटीबॉडीज़ जो है वो सिक्रीट हुए एंटीजन के नतीजे में, एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड करेंगी और जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन के नतीजे में जो पूरा ऑर्गन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब तीसरा इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि एंटी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी ADCC ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू है। ये ADCC बेसिकली एक अनदर काइंड ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी है। इसमें जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसमें बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो किल होना शुरू हो जाएंगे बाय अ प्रोसेस नॉन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ये जो साइटोटॉक्सिसिटी का प्रोसेस ये कैसे होता है, ये विद द हेल्प ऑफ किलर सेल्स होता है। ये बेसिकली K सेल मीडिएटेड लाइसिस होती है ऑफ ग्राफ्टेड टिश्यू की। इसमें ये जो किलर सेल्स होते हैं ये कॉज कर देते हैं साइटोटॉक्सिसिटी के नतीजे में ग्राफ्ट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। बेसिकली इस प्रोसेस में जो लाइसिस है विद द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक की, इस प्रोसेस में जो लाइसिस है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी करेंगे जो कि किलर सेल की हेल्प से हो रही है। एक और इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ट्रांसप्लांट है, वो है T लिम्फोसाइट मीडिएटेड लाइसिस ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। बेसिकली जो T सेल्स हैं वो भी ग्राफ्टेड टिश्यू के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं और अगर उस इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में T सेल्स जो है वो लाइसिस करवा दे ग्राफ्ट टिश्यू की, तो फिर उसको हम T लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड लाइसिस कह सकते हैं ग्राफ्ट टिश्यू की। वो किस तरह के जो T सेल्स हैं वो बेसिकली जो ग्राफ्टेड टिश्यू की एंटीजन है, ये आपको यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उनको प्रेजेंट करेंगे। अब वो ग्राफ्टेड टिश्यूज के एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ MHC टी सेल्स पे के साथ प्रेजेंट कर देंगे। तो पर्टिकुलरली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इट वुड कॉज द T सेल मीडिएटेड लाइसिस ऑफ द ग्राफ्टेड टिश्यूज। ये जो ऑल ऑफ दिस मैकेनिज्म कैन बी ए इंड्यूसर और अगेंस्ट द एलोजेनिक ग्राफ्ट, और इसकी वजह से जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है, उसकी जो है डिस्ट्रक्शन होगी। अल्टीमेटली वो टिश्यू जो हमने ट्रांसप्लांट किया था या इट वुड बी रिजेक्टेड। हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस करेंगे तो ट्रांसप्लांट एंटीजन की वजह से जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकती है। अब उसके अंदर कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो बेसिकली हम इस कंटेंट के अंदर देखेंगे। इम्यून मैकेनिज्म ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसमें जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि द रिएक्शन ऑफ जो है होस्ट अगेंस्ट एलो एंटीजन ऑफ ग्राफ्ट जो है उसको हम होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहते हैं या HBG रिजेक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो एंटीजन्स ग्राफ्ट में मौजूद हैं आलो एंटीजन, उसके अगेंस्ट जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो ओरिजिनेट होगा एंड इट वुड बी लीड टू द रिजेक्शन और इट वुड बी टर्म्ड एज होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ये जो मैकेनिज्म है ये मेन ऑब्स्टेकल है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में। ज़ाहिर है क्योंकि इसके नतीजे में क्या हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल हो रहा है और इतना जो बड़ा प्रोसेस है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि
ट्रांसप्लांटेशन करके उस इंडिविजुअल की जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उनको ठीक किया जाए। लेकिन जो मेन हर्डल हैं वो होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन की वजह से प्रोसेस में बड़ी आ रही हैं। और ये जो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इन ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो बेस्ड होता है डिफरेंट चीज़ों पे कि टाइम ऑफ रिजेक्शन कि क्या है, कितना टाइम लगा है, कि कितने टाइम बाद जो ऑर्गन है, ग्राफ्ट है, वो रिजेक्ट हुआ है, और फर्दर के नेचर क्या है एलो एंटीजन ऑफ ग्राफ्ट की, और फिर वही चीज़ कि इम्यून स्टेटस ऑफ द होस्ट क्या है। अगर हम बाकी ये जो दोनों चीज़ें हैं, नेचर ऑफ एलो एंटीजन ग्राफ्ट क्या है और इम्यून स्टेटस ऑफ द होस्ट क्या है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम रिजेक्शन की बेस पे जो ग्राफ की हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है जिसमें हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कह सकते हैं, दूसरी एक्सेलरेटेड रिजेक्शन हो सकती है, तीसरी एक्यूट रिजेक्शन हो सकती है, और चौथी है क्रोनिक रिजेक्शन इसमें आ सकती है। अब जो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है, एज इट्स नेम सजेस्ट, एक्यूट मीन सडन, और हाइपर जो है क्विक, इनके सडन और क्विक मतलब बहुत थोड़े टाइम में ये जो ट्रांसफर रिजेक्शन है सामने आ जाती है। दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन हैज़ वेरी क्विक ऑनसेट फॉर टिश्यू रिजेक्शन, और तकरीबन मिनट से और लगते हैं किसी भी ऑर्गन को अगर हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करें फॉर द रिजेक्शन। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह ये है कि देयर इज़ हाई टाइटर या हाई नंबर ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो है अगेंस्ट दैट एलो एंटीजेंस ऑफ ग्राफ्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उस इंडिविजुअल की बॉडी में पहले से ही वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, और जैसे ही वो टिश्यू जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसके उसके खिलाफ जो है तो क्या होगा कि जो रिएक्शन होगा वो टिश्यू सरफेसिस पे होगा, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो होंगी उसकी फिक्सेशन होगी, और एज अ रिजल्ट जो है ग्राफ्ट की रिजेक्शन हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें ये हाइपर एक्यूट रिजेक्शन के अंदर इंक्लूडेड है। अब जो नेक्स्ट काइंड है वो एक्सेलरेटेड रिजेक्शन है। ये भी रिजेक्शन बड़ी फास्ट है लेकिन हाइपर एक्यूट रिजेक्शन से थोड़ी सी कम फास्ट है। इसको आप सेकेंडरी या सेकेंड सेट रिजेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिजेक्शन है ये अकर होती है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेकेंड ग्राफ्ट। मीन्स कि पहला जो ग्राफ्ट आपका किया गया है वो बिल्कुल नॉर्मल गया, सक्सेसफुल गया है, लेकिन जैसे ही सेकेंड ग्राफ्टिंग की गई है तो ये एक्सेलरेटेड रिजेक्शन आ गई है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हैं सेकेंड ग्राफ्ट के, वो पहले वाले के साथ शेयर हो रहे हो, तो उसके नतीजे में जो इम्यून सिस्टम होगा वो पहले से एक्टिवेट होगा, और जैसे ही जैसे ही सेकेंड ग्राफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सेलरेटेड रिजेक्शन के फॉर्म में सामने आ जाएगा, और ये तकरीबन 2 से 5 दिन के अंदर हो जाएगा। ये होता बेसिकली क्या होता है, पहला जब ग्राफ्ट करते हैं तो जो टी सेल्स हैं वो सेंसिटाइज जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही ये सेकेंड ग्राफ्ट किया जाता है तो वो उसमें रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट जो है ग्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और इसमें लिम्फोकाइन और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। एक्सलेटेड रिजेक्शन के बाद एक एक्यूट रिजेक्शन भी आ जाती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि प्राइमरी या फर्स्ट सेट ऑफ टिश्यू रिजेक्शन होती है, जिसमें पहले ही ग्राफ्ट में जो है जो एलो एंटीजन और ग्राफ्ट टिश्यू पे होंगे उनकी वजह से अकर होगी, और टाइम स्पैन इसका पहले फर्स्ट से 3 वीक है। इस रिएक्शन के नतीजे में सेंसिटाइज टी सेल्स आ जाते हैं, और वो रिजेक्शन 1 से 3 हफ्ते के बाद जो है वो शो कर देते हैं, और इसमें भी लिम्फोकाइंस जो हैं उनका रोल होगा, वो अगमेंट करेंगे इस प्रोसेस को। उसके नतीजे में एक्टिवेशन ऑफ मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होंगी, और वो जो है ग्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन काज कर देंगे। एक और टाइप है रिजेक्शन की, वो है क्रोनिक रिजेक्शन। ये बेसिकली डिले रिजेक्शन है जो तकरीबन मंथ्स या ईयर्स के बाद हो सकती है। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ग्राफ्ट जो है वो कुछ महीनों सालों तक बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन सडनली पॉसिबल है कि रिजेक्शन आ जाए, और ये क्यों रिजेक्शन आ रही है इसका जो मैकेनिज्म है वो स्टिल अननोन है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी हाइपोथेसिस जो हैं वो स्टिल अवेलेबल हैं कि इसमें वेरियस इन्फेक्शन हो सकती हैं विच आर इन्वॉल्व फॉर द लॉस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बाय द ग्राफ्टेड टिश्यूज होस्ट। तो ये लेकिन स्टिल इसकी जो साइंटिफिक रीज़न है कि सालों बाद या नॉर्मली जो है वो एक ऑर्गन था वो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा था सालों तक, लेकिन फिर अचानक क्यों रिजेक्शन आ गई, इसकी जो अथेंटिक रीज़न है वो स्टिल अननोन है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस हो सकती हैं, और इसमें से एक हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी।
अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किस तरह की जाए ग्राफ्ट रिजेक्शन की। अगर हम कहें कि हम चाहते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन या टिश्यू रिजेक्शन जो है वो कम हो जाए या ना हो, तो उसके लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट, क्या जो है हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर इफ़ देर इज़ अ डिक्रीज इन टिश्यू रिजेक्शन, तो देर इज़ रिलेटिवली इंक्रीज इन द सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ, और ये अक्कर हो सकता है ज़्यादातर किडनी और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के केस में। और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन हो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के बारे में। ज़ाहिर है इन्हीं एंटीजन ने जाके ट्रांसप्लांट एंटीजन है रिजेक्शन कॉज करनी है, और इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट होगा इस बारे में। और जो सक्सेसफुल टिश्यू ग्राफ्टिंग है वो बेसिकली बेस्ड है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जिसने डोनर सिलेक्शन हमारी किस बेस पे है, रेसिपिएंट प्रेपरेशन क्या है, और इम्यूनो सेपरेशन किस तरह से हो सकती है। अभी इनको वन बाय वन हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। डोनर सिलेक्शन में अगर अप्रोप्रिएट डोनर सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो MHC कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए डोनर की विद रिसिपिएंट। और जो है आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो इस केस में कंसीडर किए जाते हैं आइडियल। और जैसे कि हमने आइसोग्राफ्टिंग में ज़ाहिर है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो हो जाएगी, वो उस केस में आइडेंटिकल ट्विंस के केस में जो है वो कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होंगे, टिश्यूज़ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होंगे, और रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बड़े कम हो जाएंगे। फर्दर क्या है कि जो HLA जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच सिबलिंग्स के दरमियान है वो तकरीबन 95 to 100% चांस ऑफ सक्सेस रेट है। तो इसका मतलब है कि या तो आइसोग्राफ्टिंग की जाए या सिबलिंग्स के दरमियान जो है कोशिश की जाए कि मैक्सिमम जो टिश्यू मैचिंग हो, और फिर हम ग्राफ्टिंग की तरफ आएँ। और जो हमें पता है कि जो एक हैप्लोटाइप ऑफ पेरेंट या सिबलिंग है जो है वो तकरीबन मस्ट बी मैच फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग। तो और ये ज़्यादातर केसेस में होती भी हैं। जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जिसको D का नाम दिया जाता है, इट शुड बी मैच फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग। मोर एवर जो ब्लड ग्रुप मैचिंग जो है वो भी एसेंशियल है फॉर द हाई सक्सेस रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ये HLA-D जो है वो क्लास 2 जो से लिंक्ड है। ये बेसिकली सिमिलैरिटी कॉज करती है बिटवीन पेरेंट्स और सिबलिंग्स। अगर हम सिबलिंग टू सिबलिंग या पेरेंट्स से जो है चाइल्ड के दरमियान टिश्यू ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है रिसिपिएंट प्रेपरेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिपिएंट प्रिपरेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहले कि जो फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग जो रेसिपिएंट है इट शुड बी इन गुड हेल्थ, और उसमें कोई जो है इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली जो कोई एक्यूट मेलिग्नेंसी जो है वो भी उसमें जो है नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो इट विल इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। और फर्दर क्या है कि कोई भी सिस्टमेटिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। और जो रेसिपिएंट है वो इट शुड नॉट बी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जो नहीं होना चाहिए। और तकरीबन 1 to 5 ट्रांसफ्यूजन ऑफ 100 to 200 ml ऑफ ब्लड डोनर एट 1 to 2 week इंटरवल वुड ऑल्सो इंक्रीज द कंपेटेबिलिटी लेवल विद द डोनर। अगर ये ट्रांसफ्यूजन होता रहेगा बिटवीन रेसिपिएंट और डोनर के दरमियान हर एक से दूसरे हफ्ते में, तो ये जो है चांसेस ऑफ जो ट्रांसप्लांट की जो मैचिंग है ज़ाहिर उसमें ABO कंपेटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक इंक्रीज़ कर देगा। अब लास्ट थिंग जो है वो इम्यूनो सप्रेशन है। मींस कि ट्रांसप्लांट करने से पहले अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर दिया जाए ताकि वो जो आने वाला टिश्यू है उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ना शो कर सके, उसके अगेंस्ट टॉलरेंस जो है वो शो कर सके। जब पता है कि जो डोनर और रेसिपिएंट है उनकी जो ट्रांसप्लांट एंटीजन है वो सिमिलर नहीं है, तो इस केस में इम्यूनो सप्रेशन जो है एलो ट्रांसप्लांटेशन के केस में जो है वो बड़ी एसेंशियल है। फॉर दिस देयर इज़ अ यूजेज ऑफ फॉलोइंग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स विद स्पेसिफिक मोड्स ऑफ एक्शन, जिसमें साइक्लोस्पोरिन A का नाम आ जाता है और रैपामाइसिन का नाम आ जाता है। साइक्लोस्पोरिन बेसिकली क्या करती है, ये इनहिबिट करती है IL-2 इंटरल्यूकिन 2 की सिग्नल ट्रांसडक्शन को, उसकी सिंथेसिस को, और जिसके नतीजे में क्या होता है फॉलिंग एंटीजन एक्सपोजर टू होस्ट एज अ रिजल्ट
नो इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फॉर एलो एंटीजन। और रैपामाइसिन क्या करती है, ये भी सिग्नल ट्रांसडक्शन को इनहिबिट करती है फॉर द एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स। और फॉर इंस्टेंस इस इनहिबिशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इनहिबिशन करवा देगी टी सेल की प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन की, और जिसकी वजह से टी सेल मीडिएटेड हम कह सकते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन या जो टिश्यू रिजेक्शन है उसके चांसेस नहीं होंगे, और एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल जो टिश्यू रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बड़े मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये दो इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन जो हैं, वो ड्रग्स जो हैं वो बड़ी वाइडली यूज़ हो रहे हैं, और स्टिल जो है ड्रग्स जो हैं उनकी उसके बारे में जो है डिस्कवरी जारी है कि कोई ड्रग्स डिस्कवर हों जो अच्छी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स के तौर पे काम कर सके। और ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, डोनर सिलेक्शन, रेसिपिएंट प्रिपरेशन और इम्यूनोसप्रेशन को बना के एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ हम जाएं, कि अगर हम के कभी क्रोनिक रिजेक्शन के चांसेस भी जो है किसी की इंडिविजुअल की बॉडी में ना आ सके। क्रोनिक रिजेक्शन वो रिजेक्शन थी जो महीनों या सालों बाद हो रही थी, तो उसके चांसेस भी जो है वो मिनिमाइज हो जाए या ना हो। अब एक और जो आ जाती है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ब्लड सेल्स और बोन मैरो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली अगर हम बात करें तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन है, ये क्यों की जाती है। इट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है डिफरेंट मेडिकल यूजर्स या फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसके लिए किया जाता है। और हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ कंटेन सेल्स करते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो ज़ाहिर है उनकी फिर इसमें पॉसिबल ये है कि ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी। और इसमें ये जो सक्सेस है इस ग्राफ्ट की, ये अचीव होती है गुड कंपैटिबिलिटी बिटवीन डोनर रेसिपिएंट की। और इस प्रोसीजर के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सबसे पहले कि ब्लड टाइपिंग, जिसमें ABO और RH कंपैटिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए बिटवीन डोनर और रेसिपिएंट ब्लड सेल्स के दरमियान। क्रॉस मैचिंग दो तरह की हो सकती है, एक है मेजर क्रॉस मैचिंग और एक है माइनर क्रॉस मैचिंग। मेजर क्रॉस मैचिंग में बेसिकली क्या है कि इसका मेजर इम्पैक्ट होगा बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड सेल्स में। इसमें जो डोनर के सेल्स हैं उनके रेसिपिएंट के प्लाज्मा के साथ कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। मीन्स कि इसमें देखा जाता है कि ह्यूमोरल कंपोनेंट्स अगेंस्ट तो नहीं है कहीं डोनर के सेल्स के। अगर तो ये इनकम्पैटिबिलिटी है तो इसका मतलब है कि डोनर इस ऐसे रिसिपिएंट के लिए सुइटेबल नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो क्रॉस मैच है इसको हम मेजर क्रॉस मैच कहेंगे। मेजर क्रॉस मैच में कंपैटिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके दरमियान में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन डोनर सेल एंड रेसिपिएंट प्लाज्मा। अब जो माइनर क्रॉस मैच है उसमें बेसिकली डोनर का प्लाज्मा और रेसिपिएंट के जो सेल्स हैं, RBCs हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और ये इतना मेजर नहीं है, माइनर नाम से ज़ाहिर है कि माइनर क्रॉस मैच है। मीन्स कि इसमें कंपैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी शुड बी देयर बट इट वुड बी माइनर। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो डोनर है जब हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे इन द रेसिपिएंट, तो डोनर के अंदर जो प्लाज्मा, ज़ाहिर है जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं उसमें प्लाज्मा जो है उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें क्रॉस मैचिंग इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े माइनर हो सकते हैं। फिर फर्दर एक और चीज़ ये है कि जो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड की जा रही है फॉर इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल HIV, हेपेटाइटिस या सेफेलिस, उसके अगेंस्ट जो है ब्लड की स्क्रीनिंग लाजमी है। ज़ाहिर है जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं ब्लड सेल्स बोन मैरो की, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड की जो है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए अगेंस्ट इन्फेक्शन। फर्दर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये जो है ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के लिए इसको किया जा सकता है, या ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर्स के लिए किया जा सकता है। और फर्दर ये जो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है HLA टाइपिंग, ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन ग्राफ्टिंग में। तो फॉर द सक्सेसफुल ब्लड सेल्स ग्राफ्टिंग में, तो उसमें बेसिकली क्या है कि डोनर सिलेक्शन जो की जा रही है वो बेस्ड ऑन HLA टाइपिंग और ब्लड टाइपिंग ग्रुपिंग की बेस पे की जा रही है कि HLA टाइपिंग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। और तीसरी इसमें एक और चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं इम्यूनोसप्रेशन की, कि इम्यूनोसप्रेशन भी बड़ा ज़रूरी है अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे ब्लड सेल्स की या बोन मैरो की। और उसके लिए इम्यूनोसप्रेशन या टॉलरेंस जनरेट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट
ग्राफ्ट या टिश्यू के, तो उसके लिए आपको डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करनी पड़ेंगी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो दिस वाज ओवरऑल जो ट्रांसमिटेड इम्यूनोलॉजी के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कंटेंट हमने डिस्कस करने हैं. सो दिस वाज ओवरऑल अबाउट व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, उसकी नेचर क्या है और उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.